हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में, और अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता के बारे में बात की गई है। और जो लास्ट अनुच्छेद था, अनुच्छेद 11, वो क्या कहता है कि संसद को अधिकार है, संसद को यह पावर है कि वो नागरिकता पर जो कानून बना सकती है। और इसी आर्टिकल की से पावर लेकर संसद ने नागरिकता पर जो पहला कानून लाया था, नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अर्जन, मतलब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा और कैसे किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो समाप्त होगी, उसके बारे में जो है प्रबंध करता है। कौन? नागरिकता अधिनियम 1955। यह अधिनियम, कौन अधिनियम? नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अर्जन, मतलब नागरिकता को कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा, उसके लिए जो 5 कैटेगरियाँ बनाता है, 5 शर्तें बताता है। और ये 5 जो कैटेगरी है वो है, पहली है जन्म के आधार पर, दूसरी है वंश के आधार पर, तीसरी है बाय रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिक या देशीकरण के आधार पर, और पांचवी है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। मतलब क्षेत्र समाविष्टि मतलब किसी दूसरे क्षेत्र को जो है भारत द्वारा एक्वायर करना या मतलब अपने अधिकार में ले लेना। ठीक है, तो हम इन पांचों को जो है एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा जन्म के आधार पर। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि संविधान के लागू होने पर, मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 1950 के बाद तो नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। मतलब देखो, ये सिंपल वे में क्या कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक हो माना जाएगा, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बहुत ही वाहियात टाइप का कानून था उस समय ये, क्योंकि अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चा पैदा कर देता है, तो वो क्या भारतीय, वो भारतीय हो जाता। तो यस, वो भारतीय हो सकता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के लागू होने के बाद भारत में पैदा होता है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत वाहियात टाइप का कानून था। तो फिर इस गलती को जो है सरकार ने 1987 में सुधारा। 1987 में जो इस संशोधन में अमेंडमेंट किया गया, इस अधिनियम में, इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया, और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा होता है तो उसके माता पिता में से कोई एक जो है वो भारतीय होना आवश्यक है। ठीक है, ये प्रोविज़न 1987 में जो ऐड किया गया। पहले तो ऐसा था कि कोई भी अगर भारत में पैदा होता तो वो भारत का नागरिक बन जाता था, लेकिन 1987 के बाद कहा गया कि 1987 के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक तभी बनेगा अगर उसका माता पिता में से कोई एक जो है वो भारतीय, वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है, और 2003 में इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया और 2004 में बात की गई कि ठीक है कि कोई माता पिता जो है भारतीय होते हैं और उनका कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो भारतीय नागरिक होगा, लेकिन अगर उसके माता पिता की नागरिकता जो है अवैध होगी, इलीगल होगी, मतलब वो उन्होंने जो भारत की जो नागरिकता है वो कानूनी रूप से जो है सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, सही तरीके से जो प्राप्त नहीं की है, ठीक है, तो वो जो है भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 2004 के बाद यह कहा गया कि जो माता पिता है ना, उनकी नागरिकता जो है वो वैध होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। ठीक है, कानूनी रूप से सही होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वंश के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर जो है भारत की नागरिकता। देखो गाइस, हमको भी जो है हमें वंश के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारे माता पिता जो है भारत के ही थे, हम भी यहाँ पर पैदा हुए, तो उन्हीं की वजह से हमें भारतीय नागरिकता मिली। अगर वो कोई बाहर दूसरे कंट्री के होते तो हमें भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। मतलब हमें भी जो है वंश के आधार पर जो है भारतीय नागरिकता मिली हुई है। लेकिन स्टार्टिंग में इसमें क्या पॉइंट ऐड था कि उसी व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसका पिता, देखिए सिर्फ पिता की बात कही है कि आपके पिता जो है भारतीय होने चाहिए, तभी वो जो है वंश के आधार पर जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें जो
मदर है, जो माता है ना, उनको ऐड नहीं किया गया। लेकिन इसमें हमारा संविधान आगे आता था, क्योंकि हमारा संविधान कहता था कि पुरुष और महिला जो है एक बराबर है, किसी के साथ मतभेद नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर इसी गलती को सरकार ने सुधारा था 1992 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 लाया। उसके तहत ऐड किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता और पिता, अब माता को भी 1992 के बाद जो है ऐड किया गया कि माता और पिता जो है भारतीय होने चाहिए, तभी जो उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ओके, अब इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता हैं तो वो भारत में ही होने, कोई हो सकता है कि किसी के माता पिता जो है यूएस से चले गए हो और उनका जो बच्चा हो वो यूएसए में पैदा होता है, तो क्या वो भारत के नागरिक होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है वो होगा। लेकिन अब जो माता पिता है ना, उनको उस बच्चे को 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर भारतीय दूतावास जानते हो, इंडियन एम्बेसी होती है हर कंट्री में जो है सब, जैसे कि भारत की जो है यूएसए में भी भारतीय दूतावास होगा, चाइना में भी है, ठीक है, बांग्लादेश में भी है, मतलब हर देश में जो जिसके साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं उन कंट्री, अच्छे क्या मतलब लगभग हर कंट्री में जो है दूसरे देशों के दूतावास होते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में जो है यूएसए के भी आपको दूतावास मतलब अम्बेसी मिलेगी, चाइना के भी मिलेंगे, वैसे भारतीय दूतावास जो है दूसरे देशों में भी है। तो उन माता पिता को जिनका बच्चा जो है फॉरेन मतलब जो विदेशों में है वहाँ पर जो पैदा होता है, तो उनको वहाँ पर भारतीय दूतावास में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा पंजीकरण द्वारा वाई रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आप भारत से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आपके पूर्वज भी भारत से नहीं है, कोई भी नहीं है, तब भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हो बाई रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के द्वारा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो है कि अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो आप कम से कम भारत में 7 साल तक रह रहे होंगे, मतलब आपको कम से कम भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है भारत की नागरिकता के लिए जो है जो नागरिकता के लिए जो पंजीकरण जो है उसको फिलअप कर सकते हो, या वाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है आप नागरिकता ले सकते हो। और दूसरा, अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिक, मान लीजिए कोई विदेश से भारत आ रहा है और यहाँ पर किसी लड़की से शादी कर लेता है, या कोई लड़की भारत के किसी लड़के से जो है शादी कर लेती है, तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उनको भी नागरिकता तभी मिलेगी जब वो जो भारत में कम से कम 7 साल रहें। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत में शादी करता है किसी भारत के नागरिक से, तो उसको वहाँ भारत में कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी के लिए अप्लाई होती है कि वो कम से कम जो है लीगली तौर पर जो भारत में रह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो भी फ्रॉड या मतलब कैसे अवैध तरीके से जो भारत में आए हुए हैं, जैसे माइग्रेट होकर आए हुए हैं और फिर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइजेशन के द्वारा, या देशीकरण भी आप इसको कह सकते हैं, देशीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता देना। देखो गाइस, अगर आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, अगर आपको प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बनना है, तो आप कम से कम जो भारत की अनुसूची 8 शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा जो है आपको आनी चाहिए। क्या है कि जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाएं ऐड की गई है भारत की, उसमें से कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए, तब आपको प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिलेगी। और साथ ही साथ प्राकृतिक जो नेचुरलाइजेशन में जो नागरिकता आपको प्राप्त होगी, उसके लिए वही टर्म एंड कंडीशन है जो आपको बाय रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण के लिए, जैसे कि 7 साल आप भारत में रहने चाहिए। ठीक है, आपका जो करैक्टर है वो सही होना चाहिए, ऐसा नहीं आप करैक्टरलेस और भारत की नागरिकता तब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब प्राकृतिक रूप से अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको भी वही टर्म एंड कंडीशन फिलअप करनी पड़ेगी जो आपको पंजीकरण के द्वारा करनी पड़ी थी। और इसके अलावा है, कोई व्यक्ति अगर विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास से जुड़ा हुआ हो तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। देखिए, यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आप विज्ञान से मान लीजिए कोई साइंटिस्ट हो, या कला से मतलब मान लीजिए आप कोई सिंगर हो, जैसे कि अंजनाम सामी, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई है क्योंकि वो जो है कला क्षेत्र से जुड़े थे, वो एक सिंगर हैं। ठीक है, उनको जो भारत की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट है साहित्य से, या कोई विश्व शांति वर्ल्ड पीस से रिलेटेड हो आप, या मानव शांति ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर आप इन में से किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो केंद्र सरकार बाकी अगर आप इनमें से मतलब आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हो,
और अगर आप कोई भी और जो टर्म एंड कंडीशन है सरकार की उनको फिलअप नहीं कर रहे हो तो भी केंद्र सरकार जो है आपको नागरिकता दे देगी। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर से, अगर विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास से जुड़े हुए हो तो आपको कोई और टर्म एंड कंडीशन फिलअप नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है भारत के नागरिक बन सकते हो ईजिली। ठीक है, मान लीजिए इलोन मस्क जो है भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनको दे दी जाएगी, क्योंकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी खुद की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, वो एक बहुत ही फेमस पर्सन है। ठीक है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल केंद्र सरकार जो उनको ईजिली जो है भारत की नागरिकता दे सकती है। और ये सही भी है, क्योंकि इंटेलिजेंट अगर पर्सन भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसमें हर्जी क्या है। नेक्स्ट है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि आप इजी समझिए कि मान लीजिए इन फ्यूचर भारत जो है किसी भी भूभाग को अपने अधीन करता है तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो नेचुरल, मतलब वो जो वहाँ के नागरिक हैं ना उनको ऑटोमेटिकली जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए कि जो सिक्किम था वो पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वो अलग एक देश था। फिर उसके बाद जो है उसको जो है भारत द्वारा अपने राज्य में मिलाया गया। तो सिक्किम को कब भारत में अपने राज्य में लाया था? 1975 में। ठीक है, तो उसके जो उस एरिया में मतलब सिक्किम में जितने भी लोग रह रहे थे वो अपने आप ही उनको जो है भारत की नागरिकता मिल गई, वो भारत के नागरिक कहलाए। जैसे कि गोवा पहले किसके अधीन में था? तो गोवा था पुर्तगालियों के अधीन। तो उसके बाद जब गोवा भारत ने अडॉप्ट किया तो गोवा के सारे जो नागरिक थे वो भारतीय कहलाए। वैसे पुदुचेरी भी भारतीयों को जब भारत ने इसे एक्वायर किया तो यहाँ के जो पब्लिक थी वो नेचुरल तौर पर जो है भारत के नागरिक बन गए। मतलब भारत इन फ्यूचर किसी भी रीजन को अगर भारत में मिलाता है तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है इंडियन नागरिक या इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा सरकार द्वारा जो पिलर तैयार किए गए थे। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बंद रखते हो तो आपको जो है भारत की नागरिकता इजीली ले सकते हो। ओके, अब चलते हैं भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता जो है 3 तरह से जो है समाप्त की जा सकती है। देखिएगा इस एग्जाम में बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता जो है कितने तरीकों से जो है समाप्त होती है, तो 3 तरीकों से जो है समाप्त होती है। ओके, वो कौन कौन से हैं? पहला है स्वैच्छिक त्याग। अगर आप भारत की नागरिकता को जो अपनी मर्जी से त्याग देते हो तो आपकी भारत की नागरिकता जो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी पजल होने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागते हो कि मैं भारत की नागरिकता त्यागता हूँ तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी। मगर कहने का मतलब है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता एक्सेप्ट करते हो या किसी दूसरे के देश के नागरिक बनते हो तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ओके, और उसके बाद है वंचित करना। मान लीजिए अगर आप भारत के नागरिक हो और आप भारत के प्रति वफादार नहीं हो, आप भारत के फेवर में नहीं वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी शत्रु देश, जैसे कि अगर आप भारत और चाइना का युद्ध चला हुआ है और आप चाइना की सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे नज़रिए से मतलब तो आप जो है एक देशद्रोही माने जाओगे, जिससे जो आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जा सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं? नागरिकता से वंचित करना। तो 3 तरीकों से भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। स्वैच्छिक छीनने मतलब 3 तरीकों से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है: स्वैच्छिक, बर्खास्तगी व वंचितता के आधार पर। ओके, देखो गाइस, अगर आपको इनमें से किसी भी कैटेगरी से भारत की नागरिकता मिलती है तो अगर आपको भारत की नागरिकता मिली तो उसके बाद आपको एक शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप भारत के प्रति निष्ठा पूर्वक रहोगे, मतलब भारत के प्रति वफादार रहोगे, भारत के संविधान का पालन करोगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको शपथ लेनी पड़ती है। और उसके साथ ही भारत में जो है किस तरह की नागरिकता है, तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत की जो नागरिकता है कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है? तो आपको क्या करना है? एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता तो यूएसए में सबसे पहले यूएसए के नागरिकों को राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है, उसके बाद उन्हें जो है यूएसए की नागरिकता मिलती है, क्योंकि वहाँ जो है फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ यूनियन सिस्टम है, इसलिए हम जो है सभी भारतीय होते हैं। जैसे कि आपके आधार कार्ड में क्या लिखा होता है? इंडियन। ठीक है,
तो आप क्या हो, इंडियन हो, और आपके पास कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।